वेलकम टू द केमिस्ट्री बाय वी लक्ष्मी। हम सॉल्यूशन चैप्टर की स्टडी कर रहे थे। हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। सॉल्यूशन की अब तक की 2 क्लासें हो चुकी हैं। 2 क्लासों में हमने क्या क्या डिस्कस किया है उसका समरी में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे एंड देन फिर आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा था कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर होता है ना, होमोजीनस मिक्सचर होता है। होमोजीनस मिक्सचर की क्या क्वालिटी होती है कि उसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज जो होती है थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होती है? सेम होती है। कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। कंपोजिशन एंड जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट द मिक्सचर है ना। मतलब पूरे मिक्सचर में जो भी है ना कंपोजिशन होएगा, कंपोजिशन का मतलब उसके कंसंट्रेशन हो सकती है, उसके कंस्टिट्यूएंट्स शो हो सकते हैं वो, और फिर उसी के कारण क्या होती है कि किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होएगी। अगर कंपोजिशन सेम होएगा तो प्रॉपर्टीज भी थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होती है? सेम होती है। मतलब सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनस मिक्सचर होते हैं। इन जनरल क्या होता है कि मिक्सचर है ना 2 टाइप के होते हैं। एक तो होमोजीनस मिक्सचर होते हैं और एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं। होमोजीनस मिक्सचर किन्हें कहते हैं? जिनकी प्रॉपर्टीज और जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर क्या रहे? सेम रहता है ना, उसे क्या बोलते हैं? हम होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। और इसी का एग्जाम्पल क्या है? सॉल्यूशन है ना, होमोजीनस मिक्सचर का ही एग्जाम्पल है। दूसरे मिक्सचर कैसे होते हैं? हिट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर का हिट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। हिट्रोजीनस मिक्सचर में क्या होता है कि जो है ना प्रॉपर्टीज और जो कंपोजिशन होता है ना थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं होता है। और मिक्सचर का इन जनरल मतलब देखा जाए तो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करना, वो क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है। अब हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे? सॉल्यूशन है। हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे? सॉल्यूशन है। ठीक है। तो सॉल्यूशन के है ना जो कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं सोल्यूट प्लस सोलवेंट होता है। ठीक है। जो सोलवेंट होता है ना, जो एक्सेस अमाउंट में होता है उसे तो हम सोलवेंट बोलते हैं। और इसके अलावा जितने रिमेनिंग जो भी अदर्स होते हैं ना, अदर देन जो सोलवेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सोल्यूट कहलाते हैं। अदर देन सोलवेंट जो होते हैं, अदर देन जो सोलवेंट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, वो सब क्या कहलाते हैं? सोल्यूट कहलाते हैं। सोल्यूट और जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन की सॉल्यूशन बनाते हैं। और सॉल्यूशन कैसा है? होमोजीनस मिक्सचर है। ये सब चीजें अब तक हमने पढ़ ली थी। अब हमने देखा था कि एक्सिस में क्या है? यहाँ पे सॉल्वेंट है। इसकी जो फिजिकल स्टेट होगी, फिजिकल स्टेट मतलब जो सॉलिड, लिक्विड और जो गैस होती है, इसकी जो फिजिकल स्टेट होगी सॉल्वेंट की, वही फिजिकल स्टेट किसकी होगी? सॉल्यूशन की होगी। ठीक है। इसके बेसिस पे हमने है ना सॉल्यूशंस की कैटेगरीज अलग अलग डिफाइन करी। अगर मान लो कि अगर यहाँ पे इसकी कैटेगरी सॉलिड है सॉल्वेंट की, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है। और अगर इसकी लिक्विड है तो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा? लिक्विड सॉल्यूशन होगा। और अगर गैस है सॉल्वेंट की फेज तो ये होगा गैसियस सॉल्यूशन होगा। इन सब के हमने एग्जांपल्स भी देख लिए थे। ठीक है। अब हमारे पास ये जो सॉल्यूशन बना, सोल्यूट प्लस है ना सॉल्वेंट को मिक्स करने पे हमारे पास क्या बना है? सॉल्यूशन बना है। अब इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की स्टडी करने के लिए भाई इसमें है ना सॉल्वेंट कितना है, सोल्यूट कितना है, इन सबको डिफाइन करने के लिए सॉल्यूशन की है ना कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स आती है। ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स आती है। तो उन कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने क्या क्या जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए है ना हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स के रूप में डिफाइन करते हैं। तो वो कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी होती है? जैसे कि मोलरिटी का हमने पढ़ लिया था, मोलरिटी के बारे में हमने पढ़ लिया था। परसेंटेज वेट बाय वेट है ना, मास परसेंटेज पढ़ लिया था। और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये 4 चीजें हमने अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने मोलरिटी देखी, परसेंटेज वेट बाय वेट देखा और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम देखा। सबसे पहले हमने देखा था मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स, किस किस से मिलकर बना है सॉल्यूशन? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये क्या होती है, मोलरिटी होती है हमारी। ठीक है, अब है ना, जैसे कि नंबर ऑफ ए मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ए मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, हमारे पास जो गिवन वेट है वो सबस्टांस का डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, ये W बाई एम से हम क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ ए मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोलरिटी की अगर डेफिनेशन देनी हो तो क्या डेफिनेशन होगी, नंबर ऑफ ए मोल्स प्रेजेंट इन द 1 liter of a solution या dissolve in the 1 liter of a solution is known as a molarity of the solution। अब मोलरिटी की अगर यूनिट देखी जाए तो यूनिट क्या होगी, यहाँ पे इसकी नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट मोल रहेगी और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में है तो लीटर रहेगी। तो अगर मोलरिटी की जो यूनिट होती है इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोल पर लीटर क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ये चीज देख ली। अब यहाँ पे एक चीज हमने ये भी देखी थी कि है ना, इसके मोलरिटी के बटे में क्या है, वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। तो वॉल्यूम तो क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ना वॉल्यूम, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होएगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होएगा तो मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज होएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो है ना, जो मोलरिटी है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होती है ना, मोलरिटी क्या होती है, टेम्परेचर से अफेक्ट होती है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने पे मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि देखो यहाँ पे मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो रहा है, वॉल्यूम आ रहा है लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है लीटर में, और नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ रहा है। तो अब अगर कोई नीचे वाली क्वांटिटी, अगर बटा की नीचे वाली क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती है तो ये जो ओवरऑल इसकी क्वांटिटी है वो तो क्या होगी, डिक्रीज होगी इसकी वैल्यू, तो है ना। तो मतलब है ना, जो और ये टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और मोलरिटी डिक्रीज हुई, ये चीजें हमने देख ली थी। अब इसके बाद में एक मोलरिटी होती है, ये टर्म होती है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ ए सोल्यूट dissolve in 1 kg of a solvent is known as a molality of a solution। number of moles of solute dissolve in 1 kg of a solvent, mass of a solvent in kg, mass of a solvent है ना, यहाँ पे solvent है, वहाँ पे ऊपर solution का वॉल्यूम था ना, mass of a solvent in kg, किलोग्राम में। तो अगर इसकी यूनिट देखी जाए मोलरिटी की, इसे है ना स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसकी अगर यूनिट देखी जाए तो क्या हो जाएगी, मोल पर केजी इसकी यूनिट हो जाएगी, ये इसकी यूनिट हो गई। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे है ना बटा में कौन सी टर्म आ रही है, मास आ रही है। मास तो क्या होता है कि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, तो मतलब जो मोलरिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद में हमने नेक्स्ट जो टर्म देखी थी वो देखी थी परसेंटेज W बाई डब्ल्यू। तो परसेंटेज W बाई डब्ल्यू क्या होता है, मास ऑफ ए सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए सॉल्यूशन इन ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये क्या होता है, परसेंटेज W बाई डब्ल्यू होता है। अब जैसे है ना 10% अगर ग्लूकोज है उस लिखा हुआ है, तो उसका मतलब हो गया कि जो 10 ग्राम है ना, 10% ग्लूकोज W बाई डब्ल्यू अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि 10 ग्राम जो ग्लूकोज है वो 10 ग्राम ग्लूकोज किस में है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में अवेलेबल है। अब सॉल्यूशन तो किस किस से मिलकर बना होता है, ये तो क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, और है ना इसके अलावा किससे मिलकर बना होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से क्या बना होता है, सॉल्यूशन बना होता है। इसकी वैल्यू हमें 100 ग्राम पता है, इसकी 10 ग्राम पता है, तो फिर सॉल्वेंट कितना होएगा, 100, ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सॉल्वेंट कितना हो गया, 90 ग्राम हो गया। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इससे फिर हम कैसे मोलरिटी निकाली जाती है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज हमने देखी थी परसेंटेज W बाई वी, है ना, ये फॉर्मूला भी देखा था। तो इसका मतलब क्या होता है, मास ऑफ ए सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन ml।
V का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ले रखा है ना, और वॉल्यूम तो किस में होता है, ml में आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन ml में आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इससे क्या होएगा, परसेंटेज W/V निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम ये सब चीजें है ना, जो कंसंट्रेशन जो टर्म्स है डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से हम यूज ले सकते हैं। अब हम आगे लेक्चर को, आज वाले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो वॉल्यूम परसेंटेज है ना, अगर इस तरह से लिखा हुआ हो परसेंटेज V/V, मतलब ये जो है ना सोल्यूट है उसका भी क्या है, ml में है, और ये जो सॉल्वेंट है वो भी क्या है, ml में है, दोनों ही चीजें ml में है। परसेंटेज V/V का मतलब क्या है, ये भी ml में है और ये भी ml में है। और ml में कब होएगा, मान लो कि अगर हमारा सोल्यूट भी क्या हो, लिक्विड हो, और हमारा सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, मतलब लिक्विड सॉल्यूशंस की अगर है ना बात करी जाए, तो उसे हम डिनोट करने के लिए क्या लिया जाएगा, परसेंटेज V/V कंसंट्रेशन टर्म हम लेंगे, ठीक है। अगर ये भी क्या हो, लिक्विड हो, ये भी क्या हो, लिक्विड हो, और ये भी लिक्विड हो, है ना, ठीक है। तो इसका भी क्या ml में वैल्यू ली जाएगी, वो ml में ली जाएगी, और इसकी भी वैल्यू ml में ली जाएगी, दोनों को मिक्स करने से हमारा सॉल्यूशन बनेगा। तो इस सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि ये कितना है और इसका वैल्यू कितना है, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो गया, परसेंटेज V/V क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूट इन ml आ जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन ml आ जाएगा, मतलब सोल्यूट का भी है ना वॉल्यूम आ जाएगा ml में, और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम आ जाएगा किसमें, ml में, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जैसे ये लिखा है 10% V/V इथेनॉल सॉल्यूशन। अब इथेनॉल क्या है, इथेनॉल भी लिक्विड है, ठीक है, इथेनॉल भी लिक्विड है, और ये एक्वस सॉल्यूशन है। बाकी है ना जो H2O है वो भी क्या है, लिक्विड है। तो ये फर्स्ट ऑफ तो ऑल, तो इससे जो सॉल्यूशन बन रहा है ना, वो कौन सा सॉल्यूशन बन रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है। अब इसकी प्रॉपर्टीज हमें पता है, इसमें यहाँ पे हमें इसकी प्रॉपर्टीज पता है कि इसमें है ना ये जो रिजल्टेंट है 10% V/V ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 10 ml तो क्या है, 10 ml तो है जो इथेनॉल है C2H5OH है, ठीक है, प्लस है ना सॉल्वेंट कितना है ये हमें फाइंड आउट करना, और इन दोनों को मिला के जो सॉल्यूशन बन रहा है वो 100 ml बन रहा है, ये चीज हमें पता है। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो कितना हो जाएगा, अगर ये माइनस होएगा 100 में से 10 उधर बराबर के उधर जाके, तो ये आ जाएगा 90 ml आ जाएगा। देखो इसका मतलब है 10 ml ऑफ इथेनॉल इन 100 ml ऑफ ए सॉल्यूशन, दैट इज 10 ml ऑफ इथेनॉल प्लस 90 ml ऑफ ए सॉल्वेंट मिक्स करने से क्या बन गया, हमारा 100 ml सॉल्यूशन बन गया। ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट टर्म आती है मास बाय परसेंटेज। अगर मान लो कि ये किस कंडीशन में आएगा, हमारे पास क्या है, सोल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, ठीक है, इन दोनों को मिक्स करेंगे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा। इसकी फिजिकल स्टेट हमें पता है लिक्विड है, ठीक है, और इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है। सॉलिड को हम मेजर किस में करेंगे, ग्राम में करेंगे मेजर, और इसको हम किस में मेजर करेंगे, ml में करेंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन को भी हम किस में मेजर करेंगे, ml में करेंगे, क्योंकि जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की रहती है वही फिजिकल स्टेट किसकी, सॉल्यूशन की रहेगी। तो यहाँ पे परसेंटेज W/W किन के लिए काम में लिया जाएगा, ये जो कंसंट्रेशन टर्म है जो है ना सॉलिड इन लिक्विड, मतलब लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए, लिक्विड में डिसॉल्व सॉलिड, अगर इस टाइप का कोई सॉल्यूशन है तो उसके लिए परसेंटेज W/V का हम यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मास ऑफ ए सोल्यूट इन ग्राम आ गया, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन ml आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज W/V हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अगर ऐसा लिखा हुआ रहे 10% W/V KOH सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हो गया 10 जो ग्राम है ना KOH है किसमें, प्लस इसमें सॉल्वेंट है, इज इक्वल टू ये सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 100 ml है, ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, 100 ml हो गया। तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि 100 माइनस 10 करेंगे तो ये 90 ml हो जाएगा, ठीक है, मतलब 10 ग्राम जो KOH है वो कितने में है, 100 ml ये सॉल्यूशन में, ये इसका मतलब हो गया। तो अभी एक बार आप इसे कंक्लूड, हमने देखो 3 टाइप की कंसंट्रेशन टर्म देखी,
सबसे पहले तो हमने देखी थी मोलेरिटी देखी थी, नंबर ऑफ ए मोल्स डिसॉल्व इन ए 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने मोलेरिटी देखी, फिर उसके बाद में मोलेरिटी देखी नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिसॉल्व इन ए 1 kg ऑफ ए सॉल्वेंट, है ना। ये किसमें था, मोल पर लीटर था, ठीक है। इसकी यूनिट क्या थी, मोल पर केजी थी, है ना। यहाँ पे ये लीटर किसका था, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम था, और यहाँ पे ये जो केजी था ये किसका था, सॉल्वेंट का मास था, ठीक है। इसके बाद में हमने कुछ कंसंट्रेशन टर्म देखी, परसेंटेज W बाई डब्लू, है ना, W बाई डब्लू मास परसेंटेज, परसेंटेज W बाई V देखी, और एक देखी हमने परसेंटेज V बाई V देखी। तीन कंसंट्रेशन टर्म देखी हमने। इसका मतलब क्या है कि ये ना मास ऑफ ए सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन, है ना। अगर इसका मतलब क्या हो गया, मास ऑफ सोल्यूट, सबसे पहले परसेंटेज W बाई डब्लू देखते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, सोल्यूट प्लस ये सोलवेंट है, ठीक है। ये भी क्या है, सॉलिड है, तो इसका भी क्या लिया जाएगा, मास लिया जाएगा। सोलवेंट भी क्या है, सॉलिड है, तो इसका भी मास लिया जाएगा। और अगर इनसे रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी, उसकी फिजिकल स्टेट भी क्या रहेगी, सॉलिड रहेगी, क्योंकि जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की है वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये एक्सिस में रहता है, और जो अधिक मात्रा में रहेगा उसकी जो फिजिकल स्टेट रहेगी वही सॉल्यूशन की रहेगी। अब इसकी जो क्वांटिटी है वो किस में लेंगे, डब्लू में लेंगे, इसकी क्वांटिटी भी डब्लू में लेंगे, है ना। तो फिर डब्लू बाई डब्लू करके, है ना, इसकी जो क्वांटिटी लेंगे वो भी डब्लू में लेंगे, इसकी क्वांटिटी भी डब्लू में लेंगे, ठीक है। तो ये कहने का मतलब हो गया, जब इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, परसेंटेज W बाई डब्लू आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज W बाई डब्लू आ गया। और अगर साधारण भाषा में देखें तो जो 100 ग्राम जो सॉल्यूशन है उसमें है ना सोल्यूट का कितना ग्राम है, बस यही चीज क्या है, परसेंटेज W बाई डब्लू है। नेक्स्ट एक टर्म आ रही है हमारे पास, परसेंटेज W बाई V। तो यहाँ पे जो सोल्यूट है वो क्या है, ये सोल्यूट किससे रिलेटेड है, ये है सॉल्यूशन से रिलेटेड, है ना। तो सोल्यूट प्लस जो सोलवेंट है, इन दोनों को मिलाने से हमारे पास क्या बना, सॉल्यूशन बना। अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे वॉल्यूम टर्म ली जा रही है, मतलब इसकी जो फिजिकल स्टेट है क्या है, वो लिक्विड है। इसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड कब होगी, जब से ना सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या होगी, लिक्विड होगी। और इसकी यहाँ पे वेट ले रखा है, मतलब इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, मास है, मतलब सॉलिड है ना, तो इसका मास लिया जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि जैसे ये चीनी है, चीनी को अगर हम है ना पानी में डिसॉल्व करें तो उसका हम क्या लेंगे, परसेंटेज W बाई V की फॉर्म में हम इसे कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो परसेंटेज W बाई V क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज W बाई V हो जाएगा। एक कंसंट्रेशन टर्म और है, परसेंटेज V बाई V। ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है सोल्यूट से, और ये वाली किससे रिलेटेड है, सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बना होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है, इज इक्वल टू हो जाता है सॉल्यूशन। अब इसकी फिजिकल स्टेट वॉल्यूम लिया जा रहा है तो लिक्विड है। अगर इसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो लिक्विड कब होएगी, जब है ना सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड होएगी। और यहाँ पे ना सोल्यूट का वॉल्यूम लिया जा रहा है तो इसकी फिजिकल स्टेट भी लिक्विड है, मतलब लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन बनाएंगे ना, तब है ना हम इस टाइप के कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज V बाई V को यूज कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml में ले लेंगे, सोल्यूट मतलब ये, और वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज V बाई V हो जाएगा। होप सो ये चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टर्म आती है पार्ट्स पर मिलियन, है ना। तो पार्ट्स पर मिलियन है ना, ये जो कंसंट्रेशन टर्म होती है ना, बहुत ट्रेस अमाउंट में, ट्रेस मतलब बहुत मिनिमम जो अमाउंट होता है ना उसमें जो प्रेजेंट होता है ना,
कोई भी जैसे कि है ना पॉल्यूटेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट में हो गया या फिर वाटर में हो गए, तो उनका बहुत ट्रेस अमाउंट रहती है, अति सूक्ष्म मात्रा। ट्रेस का मतलब हो गया अति सूक्ष्म, मतलब बहुत कम है ना। अति सूक्ष्म मात्रा में जो प्रेजेंट होते हैं ना, तो उनकी कंसेंट्रेशन को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10⁶। मिलियन का मतलब क्या होता है 10⁶, मतलब क्या हो गया 10 लाख है ना। जैसे आजकल 1 मिलियन सब्सक्राइबर का मतलब हो गया 10 लाख है ना, तो मिलियन का मतलब क्या होता है सिंपली है ना 10 लाख हो गया है। सिंपली क्या हो गया 10 लाख हो गया, ठीक है। 10 लाख हो गया मिलियन का मतलब, अगर आप ध्यान रखें, मतलब 10⁶ आप ध्यान रखो, है ना। देखो 10 लाख होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और 10 लाख है ना। तो मिलियन का मतलब हो गया 10⁶ है ना। अब अगर क्या करते हैं कि बहुत सूक्ष्म मात्रा में प्रेजेंट है ना, जो भी कोई ऐसा ट्रेसेस जैसे पॉल्यूटेंट्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जैसे टोटल नंबर ऑफ ए पार्ट ऑफ ए सॉल्यूशन कितना है, और उसमें से है ना पार्ट ऑफ ए नंबर ऑफ ए पार्ट ऑफ ए सॉल्वेंट कितना है, ठीक है। ये करके जैसे है ना सॉल्यूशन के इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है पार्ट पर मिलियन, है ना, ठीक है। जैसे है ना नंबर ऑफ ए पार्ट ऑफ ए सॉल्यूट कितना है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ए पार्ट ऑफ ए सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन के जो टोटल नंबर ऑफ ए पार्ट है उसमें से है ना सॉल्वेंट के कितने पार्ट है ना। ये तो है ना जो टोटल पार्ट है उसमें से है ना सोल्यूट के कितने पार्ट है, ये तो एक वो बात हो गई। फिर इसको है ना 10⁶ से मल्टीप्लाइड कर देंगे, है ना, तो ये क्वांटिटी मतलब कुछ ऐसी आ जाएगी कि जिसे हम है ना लिख सकें। क्योंकि बाकी तो जैसे 100 पार्ट है, 100 पार्ट में से है ना नंबर ऑफ ए पार्ट ऑफ ए सोल्यूट कितना है, 0.0001 है, ठीक है। अगर मतलब टोटल पार्ट कितने हैं सोल्यूट के, अगर देखा जाए तो 100 पार्ट है, उसमें से है ना ये तो सॉल्यूशन के पार्ट है 100 पार्ट है, उसमें से है ना सोल्यूट के पार्ट कितने 0.001 है। अब इसमें है ना भाग देंगे, 100 का भाग देंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻5 हो जाएगा, जो कि बहुत कम है। तो इसे है ना मिलियन से मल्टीप्लाइड कर देंगे, मतलब है ना इसको है ना मल्टीप्लाइड बाई मिलियन, मतलब 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसे 10 पर ppm है ना इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ppm का क्या फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ ए पार्ट ऑफ ए सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ए पार्ट ऑफ ए सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁶, मतलब इसे 10⁶ से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कंसेंट्रेशन ऑफ ए पॉल्यूटेंट इन ए वाटर और एयर आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए ppm और माइक्रोग्राम पर ml, है ना। ppm की और क्या लिखा जाता है, ppm को ही हम है ना माइक्रोग्राम पर ml भी लिखते हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म आती है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट के, किसी भी कंपोनेंट के जो मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, वो नंबर उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ ए मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ ए ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला हो गया, उस कंपोनेंट के कितने मोल है, नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, राइट। इसको इसे हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, कोई बाइनरी मिक्सचर है, बाइनरी मिक्सचर का मतलब दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, ए और बी से मिलकर बना है ना। ये एक मिक्सचर बन गया इन दोनों से मिलकर, ठीक है। अब इसमें ना ए के मोल कितने हैं, जिसे हम है ना Na से डिनोट कर दिया, बी के मोल कितने हैं उसे हम Nb से डिनोट कर दिया। तो है ना अगर सॉल्यूशन में अगर टोटल मोल्स देखे जाएंगे, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे सॉल्यूशन में, Na प्लस Nb हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें ए के मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन को है ना इस XA से है ना डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो एक्स से इसके जो ए के मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, ए के मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ए, टोटल मोल्स इन ए सॉल्यूशन हो गया, तो Na अपॉन Na प्लस Nb क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। इसी तरह है ना
जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, तो बी के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ए मोल्स इन ए सॉल्यूशन, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो ये हो जाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी। अब हमें पता है कि जो है ना मोल फ्रैक्शंस जितने भी है ना, अगर हम बाइनरी मिक्सचर ले रहे हैं तो सारे जितने भी मोल फ्रैक्शंस होते हैं ना उनका जो टोटल होता है वो क्या होता है, 1 होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, अगर हमें ना एक्स ए प्लस एक्स बी है ना, ठीक है, ये दो कंपोनेंट से मिलकर ये कोई मिक्सचर बना हुआ है। अगर हमें एक्स ए के मोल फ्रैक्शन अगर हमें पता है तो एक्स बी के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, एक्स बी के मोल फ्रैक्शन 1 माइनस एक्स से करके हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर है ना जैसे N2 के 10 मोल है और ऑक्सीजन के O2 गैस के 20 मोल है, इन दोनों का मिक्सचर बना दिया और मिक्सचर बना के N2 प्लस ये O2 का मिक्सचर बन गया। टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे, 30 मोल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमें देखेंगे N2 के कितने मोल होंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 देखेंगे तो N2 के मोल कितने हैं, 10 है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने हैं, 30 है, और मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, 0.33 हो गया। अब है ना O2 के मोल निकालेंगे तो O2 के मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो O2 के मोल कितने हैं, 20 है, टोटल मोल सॉल्यूशन में 30 है, 2/3 इज इक्वल टू 0.66, ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए O2 गैस हो गया। अब यहाँ पे हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने ना N2 के मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब इसी से हमें ना O2 के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो हमने देखा था N2 के मोल फ्रैक्शन अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट से मिलकर बना, O2 के मोल फ्रैक्शन का टोटल क्या होएगा, 1 होएगा। ये हमने निकाल लिया कितना, 0.33 है ना, और हमें ये निकालना है तो ये बराबर के उधर जाएगा, 1 में से माइनस होएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या हो जाएगा, 0.66 हो जाएगा। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इसी तरह के क्लासेस के लिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। होप सो आपको लेक्चर क्लियर हुआ।